नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के तहत अमरावती रेल लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कृष्णा नदी पर रेल पुल बनाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस रेल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 2245 करोड़ रुपए है, जिससे 19 लाख कार्य दिवस का रोजगार पैदा होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को सभी बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तरी बिहार के लिए 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत करीब 4553 करोड़ रुपए है, जिससे 87 लाख कार्य दिवस का रोजगार पैदा होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी को एक और विकल्प मिलेगा। ये परियोजना अयोध्या को जनकपुर से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी गई है, जिससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष स्थिति को मजबूती मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने भारत की स्पेस इकोनॉमी को 2032 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। आगामी दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार इस बार त्योहारों के लिए 7000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी देने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना जल्द ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिसके चलते ओडिशा के पुरी जिले में कई इलाकों में हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जिले के असरंग और काकटपुर ब्लॉक में भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने तटीय जिलों में निकासी के प्रयासों में भी तेजी लाई है। मौसम विभाग के अनुसार दाना एक भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तड़के ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच चक्रवात के आने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान दाना के 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पुरी तथा स्वागत द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बात की। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में ओडिशा सरकार तेजी लाई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की हैं। तूफान से प्रभावित 14 जिलों के स्कूल कॉलेज के साथ ही सभी टूरिज्म पार्क और ओडिशा हाई कोर्ट भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना आने से पहले ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जगहों में रह रहे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचा दिया है। शिविर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब तक 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटर स्टेशनों को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चक्रवात दाना की तैयारी पर बैठक की। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक 1,59,837 लोगों को सुरक्षित निकाला कर उन्हें शिफ्ट किया है और 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। चक्रवात दाना तूफान के चलते 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और साथ ही अगले 16 घंटे के दौरान करीब 300 विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही मछुआरों को तटों पर से दूर रहने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्री ने सीएम को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर है। महाराष्ट्र में बची सीटों पर मंथन चल रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार की रात 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पृथ्वीराज चौहान कराड़ साउथ चुनाव से लड़ेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पार्टी ने सकोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसी कड़ी में कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने नामांकन किया। मालाबार हिल्स विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा ने नामांकन दाखिल किया। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वल्ली से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले आदित्य ठाकरे ने मुंबई में रोड शो किया। उन्होंने भरोसा जताया कि लोग उन्हें अपने प्यार और वोट से आशीर्वाद देंगे। एनसीपी शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युपेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। इस्लामपुर से जयंत पाटिल चुनाव लड़ेंगे। कटोल से अनिल देशमुख और हर्षवर्धन पाटिल को इंदापुर से टिकट दिया गया है। झारखंड में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कई भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल रहे। शिवराज सिंह चौहान झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि भाजपा झारखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ मांझी ने रांची विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ITU WTA 2024 का 8वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यह आयोजन पहली बार है जब भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र ITU WTO की मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिडनी में दूसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने गुरुवार को तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवरूर में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अनुसंधान संभावनाओं पर 14वें इंस्पा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ICSSR द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में रूस, फ्रांस, लंदन, जापान, थाईलैंड, मॉरिशस के प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के अपने प्रयासों में बड़ी सफलता हासिल की है। खालिस्तानी आतंकवादी बल के नामित व्यक्तिगत आतंकवादी अर्शदीप सिंह डाला के फरार करीबी सहयोगी बलजीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर यमुना नदी की साफ सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के घोटालों को उजागर करने के लिए गुरुवार को यमुना नदी में स्नान किया। साथ ही दिल्ली सरकार की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी की।
यमुना नदी में स्नान के बाद वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा में इन्फेक्शन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन डीसी में चौथी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और विकास वित्त पोषण आवश्यकताओं को देखते हुए MDBs को इनेबल करने के लिए सफलतापूर्वक रास्ते बनाए गए हैं और भारत इस एजेंडे पर काम को आगे बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी के साथ काम करने के लिए तत्पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की प्राथमिकता अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, बल्कि उसने रणनीतिक और शांतिपूर्ण बहुपक्षवाद की नीति अपनाई है। ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के भविष्य को आकार देने पर काम करने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा क्षेत्र पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के महत्वपूर्ण प्रभाव की बात की। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। घरेलू सराफा बाजार में सोना आज 80,000 रुपये के स्तर को पार कर गया। सोने की कीमत आज 420 रुपये से 450 रुपये प्रति 10 ग्राम की में तेजी दर्ज की गई। इसी तरह चांदी की कीमत भी आज 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गई। भारतीय शेयर बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स 16 अंक की गिरावट के बाद 80,065 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक गिरने के बाद 24,399 पर बंद हुआ। शेयर बाजार का रुझान नकारात्मक रहा। निफ्टी के ऑटो, IT, MCG, मेटल, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में बिकवाली हुई। वहीं PSU बैंक, फिन सर्विसेज, फार्मा, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा, कमोडिटीज में खरीदारी हुई। भारत में डिजिटल भुगतान ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। पिछले 3 वर्षों में भारत में डिजिटल लेन देन में असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते नकद लेन देन में खासी गिरावट आई है। जिंदल इंडिया ने आधुनिक कलर कोटिंग लाइन की आपूर्ति के लिए जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया। इसके लिए रानीहाटी कारखाने में आधुनिक कलर कोटिंग लाइन स्थापित की जाएगी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा आगामी 26 से 27 अक्टूबर को कोल्हापुर में राष्ट्रीय कर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन GSTPAM महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा एग्रीकल्चर और टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों में लाभान्वित होंगे। तुर्की की सेना ने इराक और सीरिया में कुर्द चरमपंथी संगठन PKK के ठिकानों पर हमला करने की पुष्टि की। दरअसल तुर्की ने बुधवार को अंकारा में हुए हमले के लिए इसी संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। तुर्की ने इस हमले का आरोप कुर्दिश संगठन PKK पर लगाया था। हमले के कई वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें 2 बंदूकधारी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रवेश द्वार के पास गोलियां चलाते देखे गए थे। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि जवाबी हमले में आतंकवादियों के कुल 32 ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया गया है। राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान ने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हुए हमले को जघन्य करार दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कंपनियों के लिए कड़े नियम लेकर आ रही है, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वे पहले कनाडा के कर्मियों को काम पर क्यों नहीं रख सकती हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। कॉक्स मीटिंग के दौरान लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो से इस्तीफा देने और अगला चुनाव न लड़ने की मांग की। ट्रूडो को फैसला करने के लिए 28 अक्टूबर का समय दिया गया है। बैठक में शामिल लोगों ने बताया कि ट्रूडो को पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 24 सांसदों ने ट्रूडो को चुनाव से पहले पद से हटाने के लिए कहने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर भी किया। फिलहाल कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 लिबरल सांसद हैं। फिलहाल इस बैठक को ट्रूडो की 9 साल की सत्ता के दौरान सबसे गंभीर राजनीतिक चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। बैठक के अंत में ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने जो सुना है वो उस पर विचार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को फांसीवादी बताया। कमला हैरिस ने कहा कि उनको लगता है कि उनके प्रतिद्वंदी फांसीवादी हैं और अनियंत्रित शक्ति चाहते हैं।
कमला हैरिस के बयान पर पलटवार करते हुए अब पूर्व राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह बयानबाजियों को तेजी से बढ़ाती हैं, जो लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एलन मस्क के ट्रंप की हिमायत में चुनाव अभियान करने वाली संस्था को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। न्याय विभाग ने मस्क की वोटरों को प्रतिदिन $1 मिलियन अमेरिकी देने की योजना को कानून का उल्लंघन बताया। आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ा विवाद बांग्लादेश को एक बार फिर हिंसा के रास्ते पर धकेल रहा है। विवाद ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन, अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। राजनीतिक आशंका और अस्थिरता की ताज़ा स्थिति राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के उस बयान के बाद बनी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत होने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति के बयान के बाद आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए और इस्तीफे के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दे दिया। राष्ट्रपति बयान के बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक पंडितों को भी चौकन्ना कर दिया है। ताज़ा विवाद के बाद मुख्य विपक्षी दल बीएनपी को चिंता है कि अंतरिम सरकार अनिश्चित स्थिति और संवैधानिक संकट से उपजे शून्य का कोई तीसरा पक्ष लाभ उठा सकता है। मेक्सिको के सिनालाओ राज्य की राजधानी के ठीक बाहर हुई गोलाबारी में 19 संदिग्ध लोगों के सदस्य मारे गए, जबकि स्थानीय नेता कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायल की तरफ से गाजा में हवाई हमला लगातार जारी है। मध्य गाजा पट्टी के नुसरत शरणार्थी शिविर में एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 4 बच्चों समेत 16 फिलिस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लेबनान की मदद के लिए $10.8 करोड़ का सहायता पैकेज देने की उन्होंने घोषणा की। मैक्रोन ने कहा कि लेबनान के लोगों के लिए तत्काल सहायता की जरूरत है, जिनमें युद्ध से विस्थापित हुए हजारों लोगों को शरण देना शामिल है। उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी ने फिलीपींस में तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया में शांति बहाल करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित ब्रिक्स नेताओं से कहा कि दुनिया को गाजा, लेबनान, यूक्रेन और सूडान में शांति बहाल करने की जरूरत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में एक विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी पहले दिन 259 रन पर सिमटी। सचिन रविंद्र और एवान कॉनवे ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट का हॉल पूरा किया। जर्मनी ने भारत के खिलाफ हॉकी सीरीज अपने नाम की। सीरीज विनर के लिए पेनल्टी शूटआउट में भारत को 3-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने सीरीज का दूसरा मुकाबला 5-3 से अपने नाम किया। पहला मुकाबला जर्मनी ने 2-0 से जीता था। युवा पहलवान विश्वजीत मोर ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। पुरुषों की ग्रीको रोमन वर्ग में विश्वजीत ने यूएई के पहलवान को 14-10 के अंतर से हराया। नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स से नाम वापस ले लिया है। जोकोविच ने नाम वापस लेने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के मैच में बायर्न म्यूनिख को 4-1 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओर से कप्तान रफीना ने हैट्रिक लगाई। यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना फेनरबाच से होगा। मैन यू के मैनेजर को उम्मीद है कि उनकी टीम मैच जीतने में कामयाब रहेगी। फेनरबाच के मैनेजर होजे मोरिन्हो ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहैम हॉटस्पर यूरोपा लीग जीतने के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रीमियर लीग का स्तर बाकी यूरोपियन लीग से काफी अलग है। लेब्रॉन जेम्स और उनके बेटे ब्रानी जेम्स ने इतिहास रच दिया है। ये जोड़ी एनबीए के इतिहास में एक ही वक्त पर एक ही टीम के लिए खेलने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी बन गई है। मैक्सिको के F1 ड्राइवर सर्जियो पेरेस ने स्वीकार किया है कि रेड बुल टीम के साथ उनका ये साल काफी मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सके हैं।
ब्रिटिश मुक्केबाज टाइसन फ्यूरी को भरोसा है कि वे हेवीवेट विश्व खिताब के रीमैच में अलेक्जेंडर को हरा सकते हैं। रीमैच 21 दिसंबर को रियाद में खेला जाएगा। न्यूयॉर्क येंकीज का कहना है कि वे वर्ल्ड सीरीज शोडाउन में लॉस एंजलिस डाजर्स का सामना करने के लिए काफी उत्साहित हैं। इन दोनों टीमों के बीच काफी पुरानी प्रतिद्वंद्विता है। लॉस एंजलिस डॉजर्स के बैटर शोहेई ओहतानी ने जिस बॉल के साथ 50 होम रन पूरे किए थे, उस बॉल ने नया इतिहास बना दिया है। ये किसी भी खेल की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली बॉल बन गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने गुरुवार को संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिससे हॉकी प्रेमियों को बड़ा झटका लगा। 29 साल की रानी रामपाल की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टीम टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। नवरस कथा कोलाज 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज से पहले ही फिल्म 58 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। सिंगर अनूप जलोटा ने काला हिरण मामले में सलमान खान को विष्णोई समुदाय से माफी मांगने की सलाह दी है। उनका मानना है कि माफी मांगने से इंसान बड़ा बनता है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का पहला बड़ा टीवी शो फौजी दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित किया जाएगा। दर्शक इसके सभी 13 एपिसोड देख पाएंगे। यह शो दूरदर्शन पर 1989 में आया था। द साबरमती रिपोर्ट का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में एक जलती हुई अखबार की कतरन और बैकग्राउंड में गुस्से से भरी आंखें दिख रही हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का टीजर 25 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं। फिल्म को दुनिया भर में जी स्टूडियोज की ओर से 15 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फतह हासिल स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाजुद्दीन ने एक विज्ञापन में महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म में लोगों को पोकर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसे लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म गजनी का सीक्वल बनने जा रहा है। गजनी 2 हिंदी और तमिल भाषा में बनाई जाएगी। ये फिल्म एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी की फिल्म अमरन का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म निर्माता कमल हासिर ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि नेता शायद ही कोई पुराना रास्ता चुनते हैं, वे वहां नया रास्ता बनाते हैं जहां कोई रास्ता ना हो। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा के बीच खाने को लेकर लड़ाई सीरियस है। अपकमिंग एपिसोड में करणवीर यह क्लियर करते हुए दिखाई देंगे, वे अविनाश को राशन दिलाने के लिए किसी भी निजी सम्मान की बलि नहीं देंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।